और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से एक बड़ी खबर है कि यूक्रेन की जंग में अब चेचन्या की फौज भी उतर चुकी है। वीडियो जारी कर यूक्रेन में दहशत मचाने का मंसूबा जाहिर किया है। चेचन्या के नेता रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की से अपील भी की है और साथ ही धमकी भी दी है। कादिरोव ने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को कहा है कि तुम जहां भी जाओ, जहां भी छिपो, हमारे लड़ाके ढूंढ निकालेंगे। कादिरोव ने कहा कि हमारे लड़ाके ज़ेलेंस्की के हर जवान को ढूंढेंगे जिसने यूक्रेन की शांतिपूर्ण आबादी के जीवन पर अतिक्रमण किया है। देखिए, यूक्रेन महायुद्ध का आज 19वां दिन है और यूक्रेन का दावा है कि रिहायशी इमारतों पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। कई शहरों से रूसी हमले की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े महायुद्ध का आज 19वां दिन है। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। मारियुपोल में मिसाइल हमले की ये ताजा तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने यहां कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। इमारतों से निकलता काले धुएं का गुबार यहां के हालात बयां कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के चर्निहीव की हैं, जहां 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर जोरदार हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया। यूक्रेन के वेसलकीव में रूसी सेना की दहशत की तस्वीरें देखिए। रूस ने यहां कई रॉकेट दागे हैं। यूक्रेनी सेना के हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना का दावा, रूस के 4 विमानों और 3 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की मदद से एक ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस के 4 विमान मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेन में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। खार्किव में भयानक बमबारी का वीडियो सामने आया है। धमाकों की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। खार्किव पर कब्जे के लिए रशिया लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन 19वें दिन भी कब्जा नहीं कर पाया। इसी तरह राजधानी कीव के नजदीक ब्रोवारी में भी रूसी हमले जारी है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खार्किव में धमाके, रूस ने एयर स्ट्राइक किया है। ब्रोवारी में भी हमला है। खार्किव और कीव दोनों पर ही रशिया जो सेना है लगातार कब्जे के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन अब तक कब्जा नहीं कर पाई है। तो युद्ध का 19वां दिन लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको हालात बता रहे हैं। वहां पर तो ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, वो भी हर पल की अपडेट बता रहे हैं। और अब यहाँ पर रूसी सेना के साथ साथ चेचन्या के जो सैनिक हैं वो भी यूक्रेन के सैनिकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में सब कुछ गंवाने के बाद कांग्रेस पार्टी में अब चिंतन का दौर शुरू हो गया है। कल सोनिया गांधी की अगुवाई में सीडब्ल्यूसी की लंबी बैठक हुई, जिसमें सोनिया ने एक बार फिर अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने कल बड़ी बैठक की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे, वो भी जो G23 के हैं और गांधी परिवार से अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने की मांग के समर्थक माने जाते हैं। हार पर पार्टी में जो हलचल मची है, उसके बाद कल देर शाम सोनिया गांधी की अगुवाई में 4.5 घंटे लंबी बैठक हुई। बैठक में क्या चिंता जाहिर की गई, क्या फैसला लिया गया, अब ये जान लीजिए। सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि सोनिया गांधी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। सोनिया जी ने जब ये बात सीडब्ल्यूसी के सामने उन्होंने जब रखी थी, तो सब लोगों ने कहा कि मैडम बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्र में हम लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उनको कमजोर करने से कांग्रेस कमजोर होगी, कांग्रेस करने से फिर तो बीजेपी को पूरी तरह से फ्री हैंड है। संगठन के चुनाव तक सोनिया से अध्यक्ष बने रहने को कहा गया। कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस 2022-2023 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी। बजट सत्र के फौरन बाद कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। मार्च महीने में सीडब्ल्यूसी की एक और बैठक होगी। कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए
उन्हें ही मार्गदर्शन करते रहने के लिए कहा जब तक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न न हो जाए। सूत्रों के हवाले से भी CWC की बैठक की कुछ बड़ी बातें बाहर आई हैं, जो सोनिया और राहुल से जुड़ी हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह पर विवाद बढ़ने के लिए सोनिया गांधी ने खुद को जिम्मेदार माना। कहा, कई नेताओं के कैप्टन को बदलने की मांग के बावजूद वो उन्हें बचाती रहीं। सोनिया गांधी ने कुर्सी छोड़ने की पेशकश करते हुए कहा कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य पार्टी की मदद करते रहेंगे, जिसे बाकी नेताओं ने इनकार कर दिया। पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी के और सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की, सलाह दी कि वो कार्यकर्ताओं और नेताओं से मेलजोल बढ़ाएं। बैठक से पहले कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार और कई दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग भी की, तो अशोक गहलोत पूरी मजबूती से फिर से राहुल के लिए वकालत कर रहे हैं। देखिए, उनकी लीडरशिप थी, आज है, कल रहेगी। G23, T25 कुछ नहीं है, सभी हम एकजुट हैं और सब मिलके चाहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़े। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने यूपी में बीजेपी की जीत के लिए मायावती को जिम्मेदार ठहराया। मायावती जी बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। उसने BSP के कैडर को बर्बाद कर दिया, मिली भगत करी बीजेपी से, उसके कारण इनको माफ कभी नहीं करेगा, दलित वर्ग माफ नहीं करेगा। वोट इन्होंने ट्रांसफर कर दिए बीजेपी को। वहीं हरीश रावत ने भी यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका गांधी की तारीफ की, तो उत्तराखंड में निराशाजनक प्रदर्शन के लिए खुद को कसूरवार माना। चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड, और यदि जिस लेवल पर हुई उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हम स्वीपिंग कह दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए, या तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। लोगों ने, सबने अपने, अब प्रियंका गांधी जी ने अभूतपूर्व मेहनत की है, पूरी दुनिया साक्षी है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता यूपी में। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। राज्यसभा सीटों को लेकर भी पार्टी को बहुत जल्द नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस साल के आखिर तक देश के 75 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन 13 सीटों का शेड्यूल जारी भी हो गया है, जिसमें 5 सीटें पंजाब की भी हैं। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए आज अधिसूचना जारी हो रही है। 31 मार्च को इन 13 सीटों पर चुनाव होगा। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा के कुल 8 सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है, तो पंजाब में भी 5 सीटें खाली हो रही हैं। 5 सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। पंजाब चुनाव हारने से कांग्रेस को राज्यसभा की सीटों का नुकसान भी होगा। जाहिर है, पंजाब में 77 सीटों से 18 पर सिमट चुकी कांग्रेस को राज्यसभा सीटों का भी नुकसान होगा। इन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कुल मिलाकर इस साल के आखिर तक कांग्रेस के सामने राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की हैसियत होने का भी खतरा है, क्योंकि कांग्रेस की कुल सीटें 25 से भी नीचे जा सकती हैं। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में रोड शो करके दिखा दिया है कि वो लंबी पारी खेलने के लिए मैदान में उतरी है। 16 मार्च को शपथ ग्रहण के जरिए भी बड़ा संदेश आप देश को देने जा रही है। कमाल कर देता है, लव यू पंजाब। ये तस्वीरें कांग्रेस को चिढ़ा रही होंगी। ये जश्न जरूर कांग्रेस को चुभ रहा होगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद कांग्रेस से पंजाब भी छीन लिया। पंजाब की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के भावी CM भगवंत मान के साथ अमृतसर की सड़कों पर विजय जुलूस निकाला। अब हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तुसी कमाल कर देता, तुसी कमाल कर देता। आई लव यू पंजाब। पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आप लोगों के। पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर। लेकिन अमृतसर के इस दौरे में केजरीवाल ने अपनी राजनीति का संदेश भी दिया। सिखों के धार्मिक स्वर्ण मंदिर गए तो हिंदू धर्म स्थल दुर्ग्याना मंदिर में भी माथा टेका।
दलितों को रिझाने के लिए वाल्मीकि मंदिर भी गए। इसके अलावा जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इतना ही नहीं, भगवंत मान शपथ भी भगत सिंह के गांव में लेंगे। खबर आई कि 16 मार्च को मान अकेले शपथ लेंगे। दिलचस्प ये है कि जिस वक्त कांग्रेस हार पर मंथन कर रही है, केजरीवाल अगली लड़ाई में जुट गए हैं। अमृतसर के रोड शो से उन्होंने सीधा संदेश दिया। दिल्ली मॉडल का इस्तेमाल उन्होंने पंजाब में किया और अब पंजाब मॉडल का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में करने की तैयारी है। 12 मार्च को शिमला में निकाली गई ये पदयात्रा बता रही है कि आम आदमी पार्टी के रडार पर अब हिमाचल प्रदेश भी है। आम आदमी पार्टी पंजाब के असर को हिमाचल में भुनाना चाहती है। अब ये लहर हिमाचल भी आने वाली है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर वोट मांगा जाएगा और हम जनता को बताएंगे कि अगर काम करना हो, नियत साफ हो, तो कितने काम किए जा सकते हैं। आपकी नजरें इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात चुनाव पर भी है। गुजरात में आपने निकाय चुनाव में सूरत में 27 सीट जीतकर हाजिरी दर्ज कराई थी। गुजरात में लगातार संगठन खड़ा करने में जुटी है आप और कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रही है। पंजाब जीत का बड़ा असर ये हुआ था कि क्षेत्रीय क्षत्रपों में केजरीवाल ऐसे अकेले नेता हैं जिनके पास 2 राज्य हैं। वहीं अब राज्यसभा में भी केजरीवाल की ताकत बढ़ेगी और कांग्रेस की घटेगी। आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं पहले चुनाव से ही साफ है। 2014 में 400 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2019 में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पंजाब की जीत के बाद साफ हो गया है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप दूसरे राज्यों में पैर फैलाती है तो कांग्रेस का सीधा नुकसान होना तय है। कांग्रेस अब केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को उनके वादे पूरे करने और कस्मे वादे याद दिला रही है। अब कांग्रेस लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही है, निशाने पर ले रही है कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से किए हैं वो पूरे करें। टीका लांबा जी, जो कि दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, वो कहती हैं कि वो जो पैसा उसमें खर्च किया जा रहा है वो दरअसल सरकारी खजाने से खर्च किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, किन तथ्यों के आधार पर अलका जी ऐसा कह रही हैं, ये हम खुद उन्हीं से जान लेते हैं। हम जो आपका आरोप है, आपने ट्वीट भी किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर वो उपलब्ध भी है, किन आधारों पर आप ये बात कह रही हैं? आधार जो है, सरकारी जो आदेश आया है उसमें ये कहा गया है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है 2 घंटे का, उस पे 2 करोड़ रुपया फूका जाएगा, सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, जो कह रहे थे हम आम आदमी हैं, हम सरकारी लूट बंद करेंगे, पूछना चाहते हैं। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अमृतसर में रोड शो कर रहे हैं। उस रोड शो के लिए अमृतसर में 15 लाख रुपया देने का आदेश हुए हैं। हर जिले को 2-2 लाख कहूं तो 45 लाख रुपया, हर जिले को 2 लाख इनका जो है रोड शो के लिए देने की बात की है। ISBT से जो पंजाब के लिए बसें, सरकारी बसें रवाना होती हैं, उनसे पंजाब के पैसेंजर को उतार दिया गया है। हरियाणा रोडवेज, जो पंजाब रोडवेज की सरकारी बसें हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के बैनर लगाकर उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं को बिना टिकट के मुफ्त में दिल्ली से पंजाब की यात्रा करवाई जा रही है, यानी उन्हें वहां पर ले जाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जंग के मैदान में लड़ने के लिए अब रूस चीन से मदद मांग रहा है। CNN के हवाले से एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि रूस ने चीन से ड्रोन के साथ साथ सैन्य सहायता भी मांगी है। रूस और यूक्रेन के बीच 19वां दिन युद्ध का, और ऐसे में ये खबर आई है जो अमेरिका के हवाले से है, जहां पर एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN न्यूज चैनल से कहा है कि रूस जंग के लिए चीन से मदद मांग रहा है। रूस की सेना ने खार्किव के नजदीक डेरगाची गांव में भारी बमबारी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक वेयरहाउस पूरी तरह से आग में जलकर खाक हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। वेयरहाउस में आग जलकर पूरा वेयरहाउस खाक हो गया है। हर जगह सिर्फ धुएं का गुबार दिख रहा है। डेरगाची गांव की तस्वीरें हैं। तो कल पूरे दिन योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात और बातचीत की, और आज दूसरे दिन भी मुलाकातों का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में अगली सरकार की कैबिनेट की पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। लखनऊ विजय के बाद दिल्ली में आला कमान के साथ मंथन का दौर चल रहा है। अगले 5 साल तक सरकार चलाने का रोड मैप बनाने के लिए
बड़े बड़े नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मीटिंग चल रही है। दिल्ली प्रवास के दूसरे दिन भी योगी आदित्यनाथ कई बड़े नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 बजे यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलेंगे योगी। इसके अलावा अनुराग ठाकुर से भी मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। तो योगी की बैठकों के इस दौर के बीच प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी आज लखनऊ से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह इस बार डिप्टी सीएम की रेस में हैं। कौन डिप्टी सीएम और कौन सीएम का सिपहसालार बनेगा, यही सब तय करने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है। कल का दिन और बड़ा था जब योगी ने शानदार जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचकर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात और योगी 2.0 की नीतियों पर बात की। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। योगी ने पीएम से करीब 1.25 घंटे तक बातचीत की और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का औपचारिक न्योता दिया। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में योगी के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। खबर है कि 20 या फिर 21 मार्च को यूपी में योगी सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। मुख्यमंत्री के साथ 57 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। 22 से 24 कैबिनेट मंत्री और 7 से 9 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद योगी सरकार पर बड़े जनादेश के साथ आई बड़ी उम्मीदों को पूरा करने की भी चुनौती होगी। इसलिए माना जा रहा है कि आला कमान के साथ मुलाकात में योगी ने चुनाव प्रचार में किए गए कई अहम वादे और मुद्दों पर भी चर्चा की है। मसलन आवारा पशुओं की समस्या, किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली या फिर होली दिवाली पर गरीबों को मुफ्त सिलेंडर देना। तो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट कैसी होगी, इस पर बीजेपी का मंथन चल रहा है और इस मंथन को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। किसको मौका मिलेगा और किसका पत्ता कटेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी सियासी हलकों में कई मंत्रियों के नामों पर चर्चा चल रही है। आइए आपको वो नाम दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। योगी की पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे। मौर्य पिछड़ी जाति के कोटे से तो शर्मा ब्राह्मण कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए थे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे ये लगभग तय माना जा रहा है कि दिनेश शर्मा इस बार योगी के मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी ने इस बार दिनेश शर्मा को चुनाव भी नहीं लड़वाया था, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अगर उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यूपी की सत्ता में फिर से वापसी में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की भी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए पार्टी डिप्टी सीएम के पद के जरिए उन्हें उनकी मेहनत का इनाम दे सकती है। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं और वो प्रभावी कुर्मी समुदाय से आते हैं। महिला मतदाताओं ने इस बार भी बीजेपी को बम्पर वोट दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का भी खास जिक्र किया। इसलिए सूत्रों के मुताबिक बेबी रानी मौर्य को बीजेपी डिप्टी सीएम का पद दे सकती है। बेबी रानी मौर्य जाटव समुदाय से आती हैं। वो यूपी बीजेपी की बड़ी महिला चेहरा हैं। बेबी रानी उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम की रेस में हैं। ब्रजेश पाठक योगी सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं। वो लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। बात मंत्रियों की करें तो पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों की भी योगी कैबिनेट में एंट्री होना तय है। कन्नौज से विधायक असीम अरुण, बलिया से विधायक दयाशंकर सिंह और नोएडा से विधायक पंकज सिंह को योगी के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं पिछली कैबिनेट के चेहरे सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा की वापसी भी तय मानी जा रही है। वहीं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उत्तम सरकार चलाएगी। मोदी जी के सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़ाएंगे और खुद के बारे में इतना ही कहा कि जो दायित्व मिलेगा उसे जिम्मेदारी से निभाऊंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपर्णा यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अपर्णा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई, क्या कहेंगी?
सरकार गठन पे मैं यही कहूँगी कि ये जो सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं पहले की और आगे की भी जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करी गई थी उनको जो है करा जाएगा। गरीब से गरीब जो व्यक्ति है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो थ्योरी है, उन्होंने कहा कि अंत्योदय पथ पे अंतिम चरण के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी मिले, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको आत्मसात करते हुए आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जन सेवा में लगे रहेंगे। जब से आप भाजपा में आई, मैं देख रहा हूँ न केवल लखनऊ शहर बल्कि कई जिलों में आपने दौरा किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। अब सरकार बनने जा रही है तो क्या उम्मीद करें, अपर्णा यादव को क्या दायित्व और मिलने वाला? जो भी दायित्व मिलेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर मैं ये सवाल जो है शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ती हूँ। अपर्णा यादव सेवा के लिए आई है, अपर्णा यादव राष्ट्र धर्म का पालन करने आई है, ये बात सब मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व पे, पार्टी पर मैंने छोड़ दिया। जी, आप समाजवादी पार्टी से भाजपा ज्वाइन किया आपने, लंबे समय तक आप सपा के साथ काम करती रहीं, अब कई महीने हो गए हैं, क्या फ़र्क देख पा रही हैं दोनों दलों में? किस तरह का, क्या अलग अलग परिवारों में क्या फ़र्क? भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा मिलने का मैं प्रयास करती हूँ। मैं बस यही बोलूँगी कि वर्क कल्चर हो चाहे जो भी हो, हर चीज़ में राष्ट्र को आगे रखा जाता है और राष्ट्र जहाँ आगे है वहाँ पे चिंतन की या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र धर्म का पालन सभी लोग करते, पॉलिसी मेकिंग में भी, और लोगों को सेवा करते। 40 से 20 सीटें जीतकर बीजेपी गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सरकार बनाने में अंदरूनी खिंचातानी नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। गोवा में अब तक नहीं सुलझा है सीएम का सस्पेंस, बीजेपी में जारी है अंदरूनी कलह। गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अब तक नए सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। ऐसा नहीं है कि उसके पास समर्थन नहीं है। 40 में से बीजेपी जीती है 20 सीटें, 3 निर्दलीयों का समर्थन उसे हासिल है। इसके अलावा 2 एमजीपी विधायकों का समर्थन हासिल है। 16 मार्च की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सामने आई है तो पार्टी की अंदरूनी कलह। शनिवार को बीजेपी के ही विधायक विश्वजीत राणे अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। विश्वजीत राणे की पत्नी दिव्या राणे, जो बीजेपी में ही है और परवेम विधानसभा सीट से जीती हैं। दिव्या ने रविवार को गोवा के मराठी भाषी अखबार लोकमत में पूरे पेज का विज्ञापन छपवाया है, जिसमें से प्रमोद सावंत का चेहरा ही गायब है और उस पोस्टर में लिखा है, गोवा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं। गोवा राज्य की स्थापना से लेकर अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उम्मीदवार किसी भी पार्टी का 13,943 वोट के अंतर से जीत दर्ज करे। परवेम से बीजेपी उम्मीदवार दिव्या विश्वजीत राणे ने ये कीर्तिमान हासिल किया है। महिला शक्ति का उदय हुआ है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक विश्वजीत राणे सीएम बनने की इच्छा पार्टी नेताओं के सामने पहले ही रख चुके हैं। 2019 में जब मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब विश्वजीत राणे ने अपनी दावेदारी पेश की थी। बाद में विश्वजीत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। विश्वजीत के पिता प्रताप सिंह राणे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और 9 बार लगातार विधायक रह चुके हैं और 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस चुनाव में राणे और उनकी पत्नी दिव्या ने बहुत अधिक अंतर से जीत हासिल की है। ऐसे में गोवा में सस्पेंस बना हुआ है। अब सवाल है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व भी उलझन में है? क्या सिर्फ तारीख को लेकर सस्पेंस है? क्या सिर्फ समर्थन लेने पर फैसला नहीं हुआ है? क्या गोवा में सीएम बदलने की आहट है? यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूसी हमले तेज हो गए हैं। रूस ने कीव को हर तरफ से घेर लिया है। कीव में अब कुछ भी होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। क्या है अब कीव के आसपास के हालात, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। कीव में कयामत वाले मंजर। ब्रोवारी में फूड स्टोर पर हमला। इरपिन में बिगड़े हालात। खार्किव में जारी है तबाही। ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि कैसे रूस यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा है।
अब कीव को फतह करने के लिए रूस ने चौतरफा घेराबंदी कर दी है। कीव के चारों तरफ बसे शहरों पर रूसी मिसाइलों का हमला जारी है। हर तरफ सड़कों पर मलबे का ढेर जमा है। खार्किव पर हमले की इस तस्वीर को देखिए, कैसे लगातार रॉकेट से हुए हमले की आवाजें आ रही हैं। रूस ने खार्किव पर इतने रॉकेट दागे कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। बस धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब कीव से सटे ब्रोवारी में उठ रहे धुएं की इन तस्वीरों को देखिए। ये एक अनाज गोदाम की तस्वीर है जिसे रूसी मिसाइल ने तहस नहस कर दिया। युद्ध के हालात को देखते हुए ब्रोवारी के गोदाम में अनाज इकट्ठा किया जा रहा था, जिसे रूसी मिसाइल ने अपना निशाना बना लिया। हमले के कई घंटे बीत जाने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। कीव के बाद रूस ने अगर सबसे ज्यादा यूक्रेन के किसी शहर को बर्बाद किया है, वो है राजधानी कीव से सटा इरपिन शहर। इरपिन के ये टूटे पुल और रास्ते इरपिन की बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि 10 लाख की आबादी वाले इस शहर में सिर्फ 10,000 लोग ही बचे हैं। रूस के लगातार हमलों से डरकर इरपिन में रहने वाले लोग इरपिन छोड़कर भाग रहे हैं। Сьогоднішній день приблизно до 10 тисяч людей, я думаю, вже менше, залишилось в Ірпіні, але вони не хочуть покидати наше місто. На сьогоднішній день 70% нашого міста – це українська територія, і там українці, а з 30% там є російські загарбники. Але ми робимо все для того, щоб на 100% звільнити наше місто. ये दोनों ही शहर कीव के बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। कीव से इरपिन की दूरी मात्र 45 किलोमीटर की है, वहीं कीव से ब्रोवारी की दूरी सिर्फ 26 किलोमीटर की है। कीव में दाखिले के लिए इन शहरों पर कब्जा जरूरी है। एक तरफ राजधानी कीव में लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने कीव के चारों तरफ जबरदस्त मोर्चेबंदी की है। रूसी सेना को जवाब देने का हर इंतजाम किया गया है। वहीं शहर में जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए 2 हफ्ते का राशन मुकम्मल कर लिया है। रूस कीव को अजगर की तरह घेर चुका है। कीव में लगातार जान माल का नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी ही तस्वीर अस्पताल में दिखी। यूक्रेन के घायल सैनिकों से जब राष्ट्रपति जेलेंस्की मिलने पहुंचे तो अस्पताल में ही घायल सैनिकों को मेडल देकर उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि हम किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार के लिए बजट की मंजूरी लेना प्राथमिकता है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का असर दिखेगा संसद में। बीजेपी ने 4 राज्यों में धमाकेदार जीत दर्ज की है, जबकि आप ने पंजाब फतह किया है। ऐसे में बीजेपी का जोश हाई है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पस्त नजर आ रही है। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी और यूक्रेन संकट से उपजी परिस्थितियों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सरकार को आर्थिक स्थिति पर हम सरकार पर हमला करेंगे। देश में उठा हुआ हर स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। यूक्रेन में जो रहे उस पर सरकारी नीति पर भी जरूर चर्चा होगा। वहीं सरकार के लिए बजट प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेना अहम होगा। आज ही बजट प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडे में है। अच्छी खबर यह है कि कोरोना केस काबू होने के बाद आज संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से चलेगी। दोनों सदन सुबह 11 बजे से 1 बजे और फिर 2 बजे से 6 बजे तक चलेगा। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही साथ साथ चल पाएगी। दूसरा चरण आज से 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठक होगी। आसपास चुनाव भी नहीं है, ऐसे में इस सत्र पर हंगामे का संकट नजर नहीं आ रहा है। तो 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि केंद्र में अभी मोदी का जादू बरकरार है और अगर खुद प्रधानमंत्री के लफ्जों में ही कहे तो 2022 के आंकड़े 2024 का रास्ता खुला हुआ दिखा रही है। बात फाइनल सेमीफाइनल की ना भी करे तो कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले तक सत्ता के खिलाफ कोई लहर बनती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है।
मोदी चाहे तो बड़े आर्थिक फैसले बिना चुनावी डर के ले सकते हैं। पूरब में मणिपुर, पश्चिम में गोवा, उत्तर में उत्तराखंड, तो उसके दक्षिण में उत्तर प्रदेश। पंजाब को छोड़कर बीजेपी ने हर दिशा में अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी को चुनावी गणित की फिक्र करनी पड़ी, किसान बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन देश विदेश में मौजूद अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2024 की तैयारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री को कड़े फैसले लेने से कोई रोक नहीं सकता और किसान बिल वाली हालत अब दोबारा किसी दूसरे आर्थिक सुधार में होता दिखाई नहीं देता। सरकार कड़े और जरूरी फैसले ले सकती है और लेने की जरूरत भी है। सवाल जहां तक बीजेपी फैसले लेने में हिचकेगी कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि नहीं हिचकेगी। वो पहले भी नहीं हिचकेगी। इलेक्शन था नहीं था, उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया, उन्होंने जीएसटी का फैसला लिया। तो बड़े फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है और जो भी उसके फैसले होते हैं वो राष्ट्र निर्माण से संबंधित होते हैं। और चूंकि अब तो इलेक्शन भी बीत गया और 4 स्टेट में उसकी सरकार भी बन गई, तो मुझे लगता है कि अब तो वो इस तरह का कोई उसके दिमाग में चिंतन नहीं होगा। देश की इकॉनमी इस वक्त $3.25 ट्रिलियन की है और प्रधानमंत्री का सपना है 2024 तक भारत की इकॉनमी $5 ट्रिलियन की करना। लेकिन इसके रास्ते में रोड़े हैं। कोरोना की वजह से सप्लाई पर असर, कोरोना की वजह से डिमांड में गिरावट, यूक्रेन युद्ध की वजह से अस्थिरता, युद्ध की वजह से महंगाई में इजाफा। देश की सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये भी तय है कि एक न एक दिन भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की तो होनी ही है। भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन बहुत जल्दी अचीव कर लेगी। मुझे लगता है कि इसमें एक्सपोर्ट्स का एक बहुत अहम रोल होगा। करेंटली हमारा जो एक्सपोर्ट्स है फाइनेंशियल ईयर 2022 का वो $410 बिलियन का है। एक कंजर्वेटिव अगर ग्रोथ रेट लेते हैं 15% का, तो भी फाइनेंशियल ईयर 27 तक हमारा एक्सपोर्ट्स $800 बिलियन से ऊपर रहेगा। देश में कई तरह के आर्थिक सुधारों की जरूरत है। बैंकरप्सी कोड में बदलाव, श्रम कानून में जरूरी सुधार, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में बदलाव, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। देश की सरकार को प्राइवेटाइजेशन और विनिवेश पर भी तेजी से काम करने की जरूरत है। इससे व्यापार के बढ़ने के साथ साथ रोजगार बढ़ने में भी मदद मिलेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज को बचा के रखना है, क्योंकि कोरोना के बाद और पोस्ट कोविड जो है, ये आदमियों का स्वास्थ्य हो सकता है कि वो थोड़ा प्रभावित हो। तो सरकार की सबसे बड़ी जो पहली प्रायोरिटी होगी कि लोगों का हेल्थ अच्छा रहे। भारत आर्थिक तौर पर स्थिर और मजबूत देश है। यहाँ की आबादी अपने आप में कई देशों की इकॉनमी चला सकती है और चला भी रही है। ऐसे में सरकार के सामने फैसलों के लिए खुला मैदान है, जिसमें मजबूती से कदम रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। उत्तराखंड में अब तक सीएम का नाम तय नहीं हो पाया है। यहाँ बीजेपी कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। जश्न तो मना और जश्न में कोई खलल भी नहीं, इसलिए बीजेपी में कोई जल्दी नहीं। पिछले राज में 3 सीएम बदलने पड़े थे, इसलिए इस बार बीजेपी ठोक बजाकर अपना सीएम चेहरा पेश करना चाहती है। लेकिन कई अहम सवाल है। क्या धामी फिर से बनेंगे सीएम? पुष्कर धामी को चेहरा बनाकर बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन धामी खुद अपनी खटीमा सीट हार गए। लेकिन इसके बाद भी धामी के हिमायतियों की कमी नहीं। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी प्रहलाद जोशी धामी की तारीफ कर चुके हैं। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भी धामी की पतंग को और हवा दे दी। धामी जी का बहुत अच्छे प्रयास हुआ और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सभी पूरा प्रदेश के हमारे नेतृत्व जो एकजुट होके लग गए हैं और जो कुछ भी हम जन कल्याणकारी कार्यक्रम दिए थे उसका भी असर हुआ है मोदी जी के और नेतृत्व में और इधर प्रदेश की सरकार भी। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। मैं जनता को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। इतना भारी बहुमत जो मिला है, हमने पुष्कर धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। हमारे चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत आया। तो ये इसमें जो पुष्कर धामी हमारा
सीएम है उसकी बहुत बड़ी सहभागिता है। लेकिन सीट पर हारना धामी के खिलाफ माना जा रहा है। ऐसे में दूसरे सवाल पर भी विचार जारी है, क्या मौजूदा विधायकों में से चुना जाए सीएम? कई बड़े नेता विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। धामी के अलावा धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के नाम भी चर्चा में हैं। श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी का युवा चेहरा और संगठन में महत्वपूर्ण पदों का अनुभव। राज्य में प्रभावी क्षत्रिय समाज से आते हैं। चर्चा एक और नाम पर गर्म है, वो है राज्य के कद्दावर नेता सतपाल महाराज। वो इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक गुरु छवि, बीजेपी के मुफीद, चुनाव प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन कांग्रेस की पृष्ठभूमि सतपाल महाराज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में बीजेपी की चुनौती है अंदरूनी खींचतान को खत्म कर एक नाम पर सहमति बनाने की। जिसको विधानमंडल दल में स्वीकृत किया जाएगा, जिसको पास किया जाएगा, जिसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोटिंग होंगी, या जो निर्विरोध जिसको चुन लेंगे, मैं इतनी बात तक बता रहा हूँ आपको, निर्विरोध, तो वो हो जाएंगे। एक राय बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के लिए धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक तय किया गया है, जो जल्द ही उत्तराखंड के नए सीएम का चयन करेंगे। वैसे उनके सामने एक चुनौती पहाड़ी बनाम मैदानी को भी साधने की है। पहाड़ी बनाम मैदानी में से किसे चुनेंगे? इस जंग को हवा मिल रही है राज्य बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से। मदन कौशिक की अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। 2002 से मदन कौशिक हरिद्वार से लगातार विधायक हैं। 2 बार राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लोकतंत्र में कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, फिर विधानमंडल दल है, सब बैठकर तय करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन पहाड़ी राज्य में मैदानी इलाके से होना मदन कौशिक की राह में रोड़ा बन सकता है। लेकिन ये सारी कवायद पार्टी में अंदर खाने चल रही है। बाहर से तो एक ही आवाज है, होली के बाद बीजेपी का सीएम शपथ लेने जा रहा है। जब प्रचंड बहुमत आ गया है तो अति शीघ्र ही ये कार्रवाई होगी, क्योंकि होली की वजह से थोड़ा इसमें विलंब हुआ होगा। अगर होली नहीं होती तो ये अभी तक हो गया होता। ऐसे में सवाल ये है कि इन सवालों का बीजेपी क्या हल खोजती है? क्या पुराना चेहरा बीजेपी उतारेगी या नए सीएम पर भरोसा करेगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।